Welcome back, dear student. We are going to discuss about Shakespeare on stage. So let's see. मैंने आपसे डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी विट जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं और शेक्सपियर के दौर में ये मौजूद थे। उनमें जो टॉप फिगर है वो है क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में कहा जाता है कि ये फादर ऑफ शेक्सपियर है। अगर क्रिस्टोफर मार्लोव ना होता तो शेक्सपियर ना होता कि उसने ब्लैंक वर्स का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया। जो ब्लैंक वर्स के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे वो जॉन मिल्टन ने किए थे, ठीक है, वो हम उसकी एज में देखेंगे। ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने ब्लैंक वर्स से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो वो मैंने अभी जब मैं ये अपलोड करूँगा तो उसके लिंक में ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ब्लैंक वर्स में मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई हुई, वो आपने सेपरेटली उसको सुनना है। अपना माइक अपना ऑफ कर लिया करें। तो लेट्स स्टार्ट। शेक्सपियर एंड स्टेज। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का ही नहीं बल्कि हर लैंग्वेज का ग्रेट ड्रामेटिस्ट है और पोएट है। ये पोएट सिर्फ किसका, उर्दू लैंग्वेज का या किसी ख़ास लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं, हर लैंग्वेज, आप जोन सी लैंग्वेज में भी देखें ये ट्रांसलेटेड है। ये फ्रेंच में ट्रांसलेटेड है, ठीक है, ये इटालियन में, ये पोर्तुगीज़ में, ये उसके अलावा रशियन में, ये उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में आपको पढ़ा। आप इवन कि एमए उर्दू करें तो उसमें भी शेक्सपियर का कंसेप्ट कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। सोनेट का कंसेप्ट बताते हैं और सोनेट जो है वो इटालियन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया था। पेट्रार्क जो है वो फादर ऑफ यानी सोनेट कहा जाता है। और वो कैसे पोइट्री लिखता था। पेट्रार्क का मैंने बताया कि 8 और 6 लाइन में करता था, यानी 14 लाइन की एक सोनेट होती है। मैंने आपको बताया था जो 8 लाइन है वो क्या होती है, ऑक्टेव, इसको क्या कहते हैं। और 6 लाइन को क्या कहते हैं, 6 लाइन को कहते हैं सिस्टेट। अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट इज 6 लाइन इन सोनेट, तो 6 लाइन को क्या बोला जाता है, उसमें 4 ऑप्शन लिखी हूँ, ऑक्टेव लिखा हो, सिस्टेट लिखा हो, टेट्रा लिखा हो, पेंटा लिखा हो, तो आप उसमें किसको सिलेक्ट करेंगे, सिस्टेट को। अब ये कंसेप्ट जो है ये लेकर आया था शेक्सपियर, ये पेट्रार्क से ये कहाँ आया, वाइट और सरे जो हैं इसको लेकर आए इंग्लिश में। वाइट और सरे जो हैं, इनमें जो सरे था ये बड़ा इंटेलिजेंट था। वाइट ने तो यानी उसको कॉपी किया पेट्रार्क को, लेकिन सरे ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक तो उसने ब्लैंक वर्स का कोई कंसेप्ट दिया सरे ने, ठीक है, और सरे के बारे में कहा जाता है कि उसने ही पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोनेट को 4 और फिर 2 लाइन उसके साथ फिट की पहली दफ़ा। आगे फिर ये यानी ट्रैवल करता हुआ फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर और उसके बाद शेक्सपियर और ऑनवर्ड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता रहा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोनेट लिखी और इसको आगे बढ़ाया। ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सारी लैंग्वेज जो भी आप पढ़ेंगे आपको शेक्सपियर ज़रूर पढ़ाएंगे। वो आप एमए उर्दू ही क्यों ना करें, आपको शेक्सपियर तब भी उसमें उसके कंसेप्ट मिलेंगे। ही रोड पोएम इन 16th सेंचुरी एंड फॉलोड द मॉडल ऑफ द ओविडियन स्टाइल। शेक्सपियर ने जो मेन लंबी पोएम लिखी हैं वो मैंने आपको बताया, एक है रेप ऑफ लुक्रीस, LUCRIES लुक्रीस, और वेनस एंड अडोनिस, यानी आपको इसके नाम से लग रहा है कि ये ग्रीक नाम लिए गए हैं। इन दोनों पोएम में एक यानी पुराना राइटर है, ओविडियन स्टाइल है। ओविड एक राइटर है पुराना, ठीक है, ओविड ये पुराना राइटर है लैटिन ग्रीक का। इसको उसने फॉलो किया है। क्या नाम है, ओविड। इसमें ओविडियन स्टाइल जो है उसने फॉलो किया है और उसकी पिक्चर ये है, ये ओविड है। इसको इसने फॉलो किया है और इसमें नाम भी देख लें उन जैसे ही रख लें।
तो अगर वो पूछ लें कि किस मॉडल को फॉलो किया है इसने शेक्सपियर ने, तो आप बताएंगे ओविडियन स्टाइल। ये मैंने लिखा हुआ है, ओविडियन स्टाइल। शेक्सपियर ने ओविडियन स्टाइल को फॉलो किया था, जो कि एक एंशियंट राइटर था, पोएट था ये। उसके बाद जो उसकी बड़ी पोएम्स हैं, एक है वीनस एंड एडोनिस और दूसरी क्या है, रेप ऑफ लुक्रीज। ओविड के स्टाइल को इसने फॉलो करके ये लंबी पोएम लिखी है। थिएटर इज़ अ पब्लिक प्लेस एंड पीपल कम इफ़ यू विल फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। असल में शेक्सपियर का जितना भी वर्क देखें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बड़ा एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिमेंशनल और पब्लिक की रिक्वायरमेंट को, मसलन उस वक्त जो एलिजाबेथन एज के लोग थे वो सुपर नेचुरल चीज़ों पे बहुत बिलीव रखते थे, सुपर नेचुरल चीज़ों पे बड़ा बिलीव रखते थे। सुपर नेचुरल क्या होता है, यानी वो गोस्ट, ठीक है, स्पिरिट, ये जिन भूत जो हैं इनके ऊपर उनका बड़ा बिलीव था कि ये लोगों की आते हैं और लोगों की रूह, लोगों की जो माइंड है वो चेंज कर देती हैं स्पिरिट, और स्पिरिट जो है बाज़ औक़ात बर्न कर देती हैं लोगों। अब ये कंसेप्ट जो है वहाँ पे बड़ा मौजूद था, तो इसने फिर क्या किया, देखें गोस्ट का कंसेप्ट जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट का, जैसे वो विचेज़ हैं, मैकबथ के अंदर विचेज़ हैं, हैमलेट के अंदर गोस्ट आता है, और इसके अलावा दीगर जो उसके प्लेज हैं उसके अंदर हम देखते हैं सुपर नेचुरल, इवन के कॉमेडी के अंदर भी देखते हैं कि सुपर नेचुरल एलिमेंट आता है, ठीक है। तो जैसे टेम्पस के अंदर अब उसने अपोलो को डिस्कस किया है, और इसके अलावा सुपर नेचुरल एलिमेंट में टेम्पस के अंदर उसने जो प्रॉस्पेरो है वो खुद ही मैजिक करता है, और विंटर टेल में उसने अपोलो का डिस्कस किया है। तो इस तरह सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है ये लोग इस पर बड़ा बिलीव करते थे, तो इसने ऐसे लगता है कि जितने भी थिएटर की रिक्वायरमेंट थी, पब्लिक रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी करता था। शेक्सपियर का ये भी मानना था कि वो लोगों की, चूँकि जो थिएटर है वो लोगों के रिलेटेड टू पब्लिक, एंड पब्लिक डिमांड्स मस्ट बी फुलफिल्ड, तो उनकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल की जाए। जैसी वो थॉट रखते थे वैसा वो लिख देता था। यानी अगर वो उस वक्त, आपको पता है कि रेनेसेंस एज के अंदर रोमन ग्रीक्स के नॉलेज को री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, उसको री एनालिसिस किया जा रहा था, री ओरिएंटेशन की जा रही थी, री राइटिंग की जा रही थी, री ट्रांसलेशन की जा रही थी उसकी, और बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो मौजूद थे, और उनके पास उनका रोमन ग्रीक्स का लिटरेचर मौजूद था, और उसको वो पढ़ रहे थे लोग। और मैंने बताया था जब इटली के ऊपर, इटली ने पहली दफ़ा कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर हमला किया, बेजेंटाइन एम्पायर के ऊपर हमला किया, तो वहाँ के बहुत सारे राइटर जो है कोई इटली को दौड़ गया, कोई जर्मनी दौड़ गया, कोई इंग्लैंड आ गया। तो इस तरह वहाँ के राइटर जो हैं वो क्या बिखर गए थे दुनिया में। तो उन्होंने फिर वो जो रोमन ग्रीक्स का लिटरेचर उनके पास मौजूद था उस वक्त, तो उन्होंने क्या किया, फैला दिया फिर पूरी दुनिया में। उससे फिर रेनेसेंस आ गया था। थिएटर इज़ अ पब्लिक प्लेस एंड पीपल कम इफ़ यू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, और ये शेक्सपियर कर रहा था। यानी ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा क्या कि थिएटर जो है वो पब्लिक का होता है, पब्लिक वहाँ पे उसको वॉच करती है, और उसको जैसी उसकी डिमांड होती है वैसा किया जाता है। और शेक्सपियर ने एक ग्लोब थिएटर का कंसेप्ट दिया था। ग्लोब थिएटर में ये था कि उसमें सारे लोग ही आ सकते हैं। उससे पहले जो है वो आपको पता है मिडीवल एज में क्या होता था कि सिर्फ सिलेक्टेड पीपल ही थिएटर या इस तरह की चीज़ों को देख सकते, वो आगे बैठते, कोई पीछे बैठता, यानी वो उनको इजाज़त ही नहीं थी कि वो कोर्टियर के साथ बैठ सके। लेकिन शेक्सपियर ने कहा जिसने देखना है, जिसका मन करता है आए देखे, और सारे लोगों के लिए खोल दिया गया। उसके बाद कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री एंड रोमांसेस, ये चीज़ें लिखने के लिए देखें, किसी भी नॉलेज को अगर आपने डिस्कस करना है, मुझे अगर जैसे मैंने कहा था कि अगर हम बेकन को पढ़ें तो बेकन के पास ऐसे लगता है कि जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज का। बेकन कहता है कि स्टडी सर्व डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, सम बुक्स टू बी रीड, सम टू बी च्यूड एंड फ्यू टू बी च्यूड एंड डिजेस्टेड। वो कहता है कि when health is lost something is lost, when wealth is lost nothing is lost, when character is lost everything is lost. It is a strange desire to seek power and lose liberty. Once it's strange to seek power on another and lose power on himself. The uneasy lies on the head of those who wear its crown. आगे कहता है children sweeten labor but make the fortune more bitter. Love is a passion that is not good for the human being. So it shows that Bacon is having encyclopedic range of knowledge. So therefore, me like person, you like person, we can write on a specific topic. We can write on literature, we can write on linguistics, we can write on computer, but we can't write on the traveling, gardening, we can't write on the science, and we can't write certain topics.
तो ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर के बाद भी वाइड नॉलेज है। कहते हैं कि शेक्सपियर ने खुद ने अकेले ने 6000 टोटल वर्ड थे। पूरी डिक्शनरी के वर्ड कितने थे? बोलें 6000 थे। यानी पूरी डिक्शनरी जो इंग्लिश है उस वक्त आपको सिर्फ 6000 वर्ड दे रही है, लेकिन शेक्सपियर ने कितने कॉइन किए? उसी के अंदर से फिर कॉइन किए, खुद बनाए, ब्लेंड करके उनको, कंपाउंडिंग करके, ठीक है, सब्सटीट्यूशनल यूज़ करके उनका, तो उसने बना दिए 40,000 वर्ड शेक्सपियर ने खुद कॉइन कर लिए। ये भी बात है। यूनिवर्सिटी विट आल्सो राइटिंग लैंग्वेज एंड क्वालिफाइड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। यानी उस वक्त क्या थे कि शेक्सपियर के दौर में यूनिवर्सिटी विट मौजूद थे और वो पढ़े लिखे थे यूनिवर्सिटी, और शेक्सपियर को ये वो कुछ नहीं समझते थे। वो कहते कि हम बहुत बड़े राइटर हैं, हमने यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया है। लेकिन शेक्सपियर ने अपनी एजुकेशन ना होने के बावजूद उनको साबित किया कि इंटेलेक्ट का कोई, उसका कोई कम्पीट नहीं उसको कर सकता। इंटेलेक्ट जो है उसको आप कम्पीट नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी पढ़ के आ जाएं, लेकिन इंटेलेक्ट जो होता है बाज़ का क्या होता है वो आप खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से। इंटेलेक्ट अगर आज आपके पास इंटेलेक्ट है ना, तो आपको टीचर जो है, टीचर आपको एज अ फैसिलिटेटर यूज़, यानी आपको एज अ वर्क करेगा आपके सामने फैसिलिटेटर, और आपको बताएगा भाई नॉलेज यहाँ मौजूद है। नॉलेज तो बिखरा हुआ है आजकल, आप अपने टीचर से लें। टीचर जो है वो ये ना कहे कि बस ये पढ़ो वो पढ़ो, नो, टीचर आपको फैसिलिटेट करे कि हाउ टू एक्वायर नॉलेज। नॉलेज सारा जो है वो पढ़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि हमने नेट से कैसे नॉलेज लेना है। ये भी एक टेक्निक है ना। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपको टीचर बताता है। तो टीचर्स रोल इज as a facilitator rather than just like a dictator to dictate you do this or that. No, teacher will facilitate you कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पैटर्न से पढ़ना है, ये आपको टीचर ही बताता है। ये बतौर फैसिलिटेटर काम करता है। तो इस यहाँ पे बात हो रही है कि बगैर टीचर के, बगैर यूनिवर्सिटी के एक बंदा इतने बड़े राइटर्स को, यूनिवर्सिटी विट को वो कम्पीट कर गया। University wit were also writing tragedy and qualified from the Oxford and the Cambridge and very proud of themselves. बेन जॉनसन जो है उस वक्त इसका कॉन्टेम्प्रेरी था। मैंने कल बताया था बेन जॉनसन जो है इसने एलिजाबेथन एज भी देखी है, ठीक है, शेक्सपियर का दौर देखा है, फिर उसने कौन सा देखा, जेम का दौर भी देखा है, और इस तरह कैरोलन पीरियड तक वो रहा है। तो इसने अच्छा खासा टाइम देखा है, और ये जो लिखता था इसके फॉलोअर जो हैं वो कैरोलन जेम्स और कैरोलन एज तक रहे हैं, और वो इसको फॉलो करते रहे हैं। ये क्या लिखता था, ये कोर्टियर क्वेलियर पोएट के नाम से जाना जाता है। क्वेलियर पोएट कौन होते हैं? जो किंग्स की प्रेज में लिखते थे। और मैंने कल बताया था कि आपका ये जो जॉनसन पोएट है, जो कि ये जॉनसन, इसके स्पेलिंग क्या है, JONSON। जो दूसरा जॉनसन है जो क्लासिकल पोएट है वो आएगा पोप की एज में, उसका नाम जॉनसन है, JOHSON, जॉनसन। ये जॉनसन है, JONSON इसके स्पेलिंग है, इसको कहते हैं बेंजामिन जॉनसन। ये बात याद रखिएगा, ये शेक्सपियर का कॉन्टेम्प्रेरी था। अब ये जो बेंजामिन जॉनसन है, ये जॉनसन भी शेक्सपियर को प्रेज करता है, और उसने कहा कि वंडर ऑफ आवर एज, शेक्सपियर जो है वो हमारी एज का वंडर है, ठीक है। और शेक्सपियर को प्रेज करते हुए उसने एक वर्ड कहा, कहता है ही नोज लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि वो ज़्यादा ग्रीक और लैटिन नहीं जानता था। अब ये उसकी प्रेज में लिखा है उसने कि शेक्सपियर जो है 6000 वर्ड टोटल वोकैबलरी के हैं, 40,000 वो कॉइन कर रहा है वर्ड। तो उसने क्या कहा कि वो लैटिन ग्रीक नहीं जानता था। उस वक्त लैटिन और ग्रीक जो जानता था उसी की तारीफ की जाती थी। उसने कहा शेक्सपियर एक ऐसा पोएट था कि जो ही नोज लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, वो लैटिन और ग्रीक बहुत कम जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी तरक्की कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लैंग्वेज को आगे बढ़ा दिया। ये कैसे बढ़ा दिया कि न्यू वर्ड उसने क्रिएट किए, पोइट्री में वर्क किया, उसको बढ़ावा दिया, उसमें वर्क। और मुझे ये लगता है, यानी ये मैं सोचता हूँ जब मैंने शेक्सपियर को टोटली पढ़ा, तो मुझे ये लगता है कि शेक्सपियर नामी कोई बंदा था ही नहीं। शेक्सपियर ना तो इतना पढ़ा लिखा था, हो सकता है कि इससे वो डायरेक्टिंग का काम लेते हों, जैसे वो थिएटर को डायरेक्ट करना, इस तरह की एक्टिविटी उसको लेते हो, बतौर डायरेक्टर लेते हों। ये जो मलका एलिजाबेथ थी,
इसके कोई ऐसे लोग थे जो उसने हायर किए हुए थे, वो मिल के लिखते थे और नाम जो है वो शेक्सपियर का लगा देते थे। यानी कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने इसको थॉरली स्टडी किया है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे उसका वर्क जो है वो वेरिड फॉर्म में मिलता है, कॉमेडी, ट्रेजेडी। यानी ये सब मुमकिन नहीं है कि एक बंदा कॉमेडी भी लिख रहा है, हिस्ट्री भी लिख रहा है, ट्रेजेडी भी लिख रहा है, ट्रेजी कॉमेडी भी, रोमांसेस भी लिख रहा है, और बहुत सारी वेरिएशन आ रही है पोइट्री में। यानी एक जगह पे वो बहुत ही सीरियस वर्क करता है, एक जगह पे वो कॉमेडियन भी बहुत अच्छा है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हायर किए हों तो वो ये सारे मिल के लिख रहे हैं। एक बंदा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना अजीम वर्क ग्रैंड कैसे लिख सकता है? और शेक्सपियर के जब वो स्पेलिंग के वो देखते हैं, कहते हैं कि शेक्सपियर के स्पेलिंग भी उसके ठीक नहीं है, जो वो साइन करता था उसके साइन भी ठीक नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस? ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि शेक्सपियर नामी शायद कोई बंदा था ही नहीं, अगर है भी तो बतौर डायरेक्टर उससे काम लेते होंगे। बाकी अदरवाइज जो है राइटर हायर्ड किए हुए थे, वो हायर्ड राइटर लिखते थे और वो नाम मनसूब शेक्सपियर से हो जाता था। यानी उस वक्त के बादशाह ऐसा करवा सकते हैं ना। तो ये मेरा ये मानना है, बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। तो बेन जॉनसन ने उसको एडमायर किया कि वो ना तो लैटिन जानता था ना ग्रीक जानता था, इसके बगैर भी उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। डिक्शनरी में उस वक्त 6000 वर्ड थे और इसने कॉइन किए थे वोकैबलरी, जो ही हैड अ वोकैबलरी शेक्सपियर की 40,000 वोकैबलरी थी। रोट ग्रेट वर्क्स एंड कॉल्ड देम ऑल लाइक द यूनिवर्सिटी विल, एक्सल दैम लाइक ऑल द यूनिवर्सिटी विल। यानी इसने अजीम वर्क किया और इस ये एक्सल सबकत ले गया यूनिवर्सिटी विल से, जो अपने आप पे बहुत प्राउड करते थे। और उसमें कौन कौन थे? जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, और ये सारे थे। और इनमें क्रिस्टोफर मार्लो भी था। ये सारे लोग अपने आप को बड़ा करते कि हम तो जी बहुत बड़े हैं और हम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनसे आगे निकल गया। उसके बाद आ गया जी रोट ग्रेट वर्क एंड एक्सेल्ड एंड देयर आर टू बेसिक मॉडल ट्रेजेडी ऑफ द कॉमेडी। अगर देखा जाए तो दो ही बेसिक मॉडल हैं, ट्रेजेडी है एक और एक क्या है? कॉमेडी। बाकी जो सब जॉनरा हैं इसी के ही हैं, जैसे यानी ट्रेजेडी को हिस्ट्री में भी बात कर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी उसके साथ हम देखते हैं कॉमेडी के साथ रोमांसेस जो हैं वो भी इसी से मिलते जुलते हैं, यानी बेसिक जो हैं वो टू ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेक्सपियर ने जो अपने सामने मॉडल रखा है ना, वो रखा है कि लाइफ इज़ फॉर फन, लाइफ इज़ फॉर फन, लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है। यू आर गिवन लाइफ नॉट टू सफ़र ओवर हेयर, यू आर गिवन लाइफ टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। तो वो कहता है कि लाइफ जो है फॉर फन है, एंजॉयमेंट है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आजकल भी देखा जाए तो अगर आप बिलीव मी कोई ऐसा चैनल बनाएं जिस पे आप पढ़ा रहे हैं या आप किसी को मायूसी दिखा रहे हैं या आप सीरियसनेस बहुत ज़्यादा शो करते हैं, तो आपको कोई वॉच ही नहीं करता। आप ज़रा फ़न से रिलेटेड कोई चैनल बनाएं, वहाँ पे बिलियन व्यू होते हैं, मिलियन व्यू होते हैं। और जो स्टडी वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई जितना भी चैनल हो वो ज़्यादा 20 के बन जाएंगे उसके। और मैंने जितने भी फ़न से रिलेटेड चैनल देखे हैं, लोगों का रुझान किसकी तरफ है ज़्यादा? मैंने देखा पढ़ाई से। ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने देखा लोग दे आर फेड अप from these fighting and clashes and hatred and like negativity. They want to have some positive thing for fun, for entertainment, and they are just coming out from the negativity. लोग जो हैं, अब ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि इन चीज़ों से दूर भागते हैं, लड़ाइयों से, फसाद से, नेगेटिविटी से, फ़न की तरफ जाते हैं ज़्यादा। तो शेक्सपियर इसको उस दौर में समझता था, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें जो हैं फ़न से रिलेटेड लिखी हैं। उसके बाद ये जैसे उसका वर्क है टैमिंग द श्रू एंड मैयर फॉर मैयर, ठीक है। ये जो दोनों ही उसके वर्क हैं, ये कॉमेडियन वर्क हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और कॉमेडी जो है ऑलवेज एंडेड होती है, कॉमिक एंडिंग उसका होता है। ये कॉमेडी की ये निशानी है, उसकी टोकन है। अच्छा, मैयर फॉर मैयर के अंदर इसकी मैं थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ। मैयर फॉर मैयर जो है, इसके अंदर एक वोमेन होती है, एक होती है औरत। उसको एक ड्यूक जो है वो पसंद करता है, और वो ड्यूक जो